नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व, या जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से जानते हैं और ये टॉपिक भी हमारे संविधान का एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन्हें आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों कहा जाता है या राज्य के नीति के निदेशक तत्व क्यों कहा जाता है। तो देखिए, राज्य कभी भी जब नीतियों का, अपने पॉलिसीज़ का निर्माण करता है तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्हें ये निर्देश देते हैं या उन्हें ये डायरेक्ट करते हैं कि आपकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी या कोई रूल बनाएगा तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाएगा। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो उसे डायरेक्ट करेंगे कि आपके स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स का कलेक्शन जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्य अपने नीतियों या कानूनों के निर्माण के समय जिन बातों का ध्यान रखेगा वही बातें डीपीएसपी के अंदर लिखी गई है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो डीपीएसपीज़ हैं वो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे हमारे संविधान के पार्ट हैं, उसी तरीके से जो डीपीएसपी है वो भी संविधान में कहीं लिखा हुआ होगा। तो देखो, जो हमारा संविधान है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे पहले यानी जो हमारा यूनियन है इंडिया और उसकी जो टेरिटरीज़ हैं उनकी बात की गई है पार्ट 1 में। उसी तरीके से जब हम पार्ट 2 में जाते हैं तो वहाँ पे इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले लोगों की नागरिकता की बात की गई है। फिर पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि भाई जो नागरिक हैं उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें एक लॉजिकल सीक्वेंस में आ रही हैं। जैसे सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई, उसके बाद वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में बात की गई, फिर उनके अधिकारों के बारे में बात की गई। तो उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, जो पार्ट 4 हमारा होता है, पार्ट 4 में डीपीएसपीज़ की बात की गई और पार्ट 3 में हमने कहाँ तक पढ़ा था, आर्टिकल 35 तक। तो 36 से फिर जो आगे के आर्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकुलरली जो 51 तक के आर्टिकल्स हैं, 36 से 51 तक के, वो आते हैं डीपीएसपी के अंदर। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि भाई डीपीएसपी को ही क्यों रखा गया फंडामेंटल राइट्स के बाद। तो देखिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो जो संविधान सभा के सलाहकार थे बीएन राव जी, तो उनकी ये सलाह थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 2 तरह के होने चाहिए। जैसे एक न्यायालय में परिवर्तनीय यानी कि इन्फोर्सिएबल होने चाहिए, और जो दूसरा पार्ट है इसका फंडामेंटल राइट्स का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हो, यानी आप उसे लागू कराने के लिए कोर्ट में ना जा सकें सीधे, लेकिन वो भी एक तरह से फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट हो। तो ये जो डीपीएसपी के सिद्धांत हैं वो वहीं से प्रेरित हैं। जो फंडामेंटल राइट्स 2 तरह की बात की गई थी, तो जो पहले तरह की बात हुई वो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में डाल दिया जो कि कोर्ट में इन्फोर्सिएबल हैं, और जो दूसरे तरह के फंडामेंटल राइट्स उन्होंने सुझाए थे उन्हें डीपीएसपी के अंतर्गत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत डाल दिया गया। तो इसीलिए जो डीपीएसपीज़ हैं इन्हें पार्ट 4 में रखा गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद डीपीएसपी की बात की गई है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। जैसे अगर इसके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड की बात की जाए तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसकी अवधारणा आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से इंडिया में आया है। और आयरलैंड में ये चीज़ें कहाँ से आई थी, तो ये स्पेनिश संविधान से आई थी। तो स्पेन से आयरलैंड में गया और वहाँ से फिर ये अवधारणा आगे भारतीय संविधान में आई। तो ये जो आयरिश संविधान था उसके आर्टिकल 45 में डीपीएसपी की बात की गई थी और वहीं से आगे फिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ गया। अब देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए तो भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है उसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है। और इन डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना भारत को। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे जब हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा था तो वहाँ पे 3 प्रकार के न्यायों की बात की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय तो आपने जैसे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया, वहाँ से राजनीतिक न्याय मिल गया। किसी भी व्यक्ति को एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस तरीके से न्याय, राजनीतिक न्याय तो प्रदान कर दिया गया। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक न्याय हैं इन्हें सुनिश्चित करने के लिए डीपीएसपी का सिद्धांत लाया गया कि भाई समाज में सारे लोगों को कैसे समानता दी जाए, आर्थिक रूप से सभी एक समान कैसे बने। और कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि भाई जो राज्य है वो लोगों के कल्याण की बात करेगा, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, उनके लिए जो नीतियाँ बनाएगा वो लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, जिसे हम इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हमारा जो राष्ट्र है वो एक वेलफेयर स्टेट है। और अगर यही राष्ट्र की बात की जाए, जब ये ब्रिटिश राज में था तो एक वेलफेयर स्टेट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था, तो वैसे राज्य को पुलिस स्टेट कहा जाता है। लेकिन अभी जो हमारा राज्य है वो एक वेलफेयर स्टेट है। तो ये हमारे डीपीएसपी का उद्देश्य हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों कुछ कुछ एक ही तरह की चीज़ें हैं। कभी कभी एग्जाम्स में इन दोनों को कंपेयर करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जो डीपीएसपी हैं उनका दायरा असीम है, यानी डीपीएसपीज के जो सिद्धांत हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं। और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ लिमिटेशन लगाई गई है कि हाँ भाई, आपको अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो इतना है, इस हद तक है, इससे अधिक आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। वैसे जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं उनमें कुछ कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं, लेकिन जो डीपीएसपीज हैं वो असीम हैं, यानी लिमिटलेस हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि डीपीएसपी में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य देश की नीतियों के और कानूनों को बनाने समय ध्यान में रखता है। तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया। और थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं या निषेधात्मक हैं, क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं आरोपित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसी बातें बताई जाती हैं कि राज्य क्या नहीं कर सकता है। जैसे आर्टिकल 15 में हम लोगों ने पढ़ा कि राज्य कभी भी मूल वंश, धर्म, जाति इसके आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 में हमने पढ़ा कि राज्य कोई उपाधियाँ नहीं दे सकता है। तो ये अपने नेचर में क्या है, निगेटिव है। और जबकि डीपीएसपी में जो बातें बताई गई है वहाँ पे लिखा गया है कि राज्य क्या कर सकता है, यानी राज्य को क्या करना चाहिए, तो ये अपने नेचर में पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डीपीएसपी हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, यानी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों हैंड इन हैंड यानी साथ साथ चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डीपीएसपी इज़ नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसा नहीं कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट्स के अधीन है, उसके हिसाब से काम करता है। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अलग चीज़ है, डीपीएसपी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच। अब चलिए हम लोग अपने मेन पॉइंट की ओर आते हैं कि जो डीपीएसपी हैं इसमें क्या क्या आर्टिकल्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान राज्य अपने नीतियों के निर्माण के समय रखता है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक को ऐड किया गया है। एक बार हम इन सारे आर्टिकल्स को देखेंगे शॉर्ट में और इनकी भाषा को, इनकी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई, तो ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। यहाँ से हम 37 से देख सकते हैं कि 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, इसके बारे में बात की है, यानी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंड इन दिस पार्ट, यानी इस पार्ट में जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनके एप्लीकेशन की बात आर्टिकल 37 में की गई है। किन किन प्रिंसिपल्स की बात की गई है तो आपको आगे 38 से देखने को मिलेंगे। जैसे 38 में राज्य के द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की गई है। फिर 39 की बात की जाए तो राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों की बात इसमें की गई है। 39A, यानी इसे बाद में अमेंडमेंट के द्वारा डाला गया होगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर ए का यूज किया गया है। तो इसमें समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड की बात की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। फिर है आर्टिकल 41 जिसमें कुछ मामलों में काम के अधिकार, शिक्षा का अधिकार व सार्वजनिक सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं यानी ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी जो वर्किंग कंडीशन होते हैं उनके अच्छे रखने की बात की गई है आर्टिकल 42 में। फिर आर्टिकल 43 की बात की जाए तो जो कर्मचारियों के वेतन वगैरह लिविंग वेज होते हैं इनकी बात की गई है, वर्कर्स के बारे में। फिर देखो आर्टिकल 43A जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कोई भी इंडस्ट्री है उसका मैनेजमेंट है, वहाँ भी जो वर्कर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेशन दिया जाना चाहिए, इसकी बात की गई है आर्टिकल 43A में। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है। 44 में देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात की गई है, यानी समान नागरिक संहिता की। आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई है, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनके एजुकेशन, इसकी बात की गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 46, उसमें ST SC और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके एजुकेशन के प्रमोशन की बात की गई है और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की बात की गई है। फिर आर्टिकल 47 आता है जिसमें ये बताया गया है कि ये स्टेट का ड्यूटी होगा कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करे। फिर चलिए आगे देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 48 है, उसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है, यानी स्टेट को कृषि को, पशुपालन को, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई है।
आर्टिकल 49 में जो हमारे स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, उनके संरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है उसकी बात की गई है, जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो और जो कार्यपालिका है वो बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 50 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन की बात की गई है। तो ये सारे आर्टिकल्स हो गए DPSP के, और इसे पढ़ने से ही आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य को क्या करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मैनर में बात की जा रही है कि राज्य को ऐसा ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे अलग अलग सिद्धांतों के आधार पे इन आर्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो इसमें लिखा गया है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल सोर्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो अपने आइडियोलॉजिकल सोर्स और ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो पहला टाइप है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत। तो समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जो धन या संपत्ति होती है उसका स्वामित्व और जो वितरण है वो समाज के अधीन यानी राज्य के अधीन होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास सारी पूंजी नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा सिद्धांत है वो कैपिटलिज्म के जस्ट अपोजिट है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल्स हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 38, 39 ये सारे आर्टिकल हैं वो समाजवाद से रिलेटेड लगते हैं। जैसे राज्य जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। देखिए यहाँ पे जन कल्याण की बात की जा रही है, सामाजिक व्यवस्था की बात की जा रही है। फिर देखिए 39A की बात करें तो जो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात है, ये भी कहीं ना कहीं आपको समाजवाद से प्रेरित लग रहा होगा। फिर देखिए यहाँ जो आर्टिकल 43 में कर्मचारियों के वेतन आदि की बात की गई है, तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है उसकी बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें समाजवाद से रिलेटेड हैं। तो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे समाजवाद से प्रेरित आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही अगर दूसरे आइडियोलॉजी की बात की जाए तो कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी जो गांधीवादी विचारधारा है उससे प्रेरित आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे गांधीवादी विचारधारा वो क्या कहती है कि भाई जो महात्मा गांधी के विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनका जो दर्शन है, उससे प्रेरित जो सिद्धांत है उसे हम गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, ये सारी चीज़ें गांधी जी के आदर्शों से रिलेटेड हैं। वे गांव की बात करते थे, कृषि की बात, हथकरघा उद्योग, इन सारी चीज़ों की बात महात्मा गांधी करते थे। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आ जाएंगी। इसके अंदर हम किन किन आर्टिकल को रख सकते हैं, तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। फिर वहीं हमारा जो आर्टिकल 48 है जो कृषि व पशुपालन की बात करता है, ये भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित है। फिर अगर आप सहकारी समितियों की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी का आदर्श है उससे रिलेटेड है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो तीसरा पार्ट है जिसमें हम उदार व बौद्धिक सिद्धांतों की बात करते हैं, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे ये आदमी की स्वतंत्रता की बात करता है कि जो व्यक्ति है उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके विचारों की स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों की बात करता है। तो इसके अंदर हम किन आर्टिकल्स को रख सकते हैं, तो जब आप यहाँ आते हैं तो जो हमारा ये देखिए आर्टिकल 44, 45, 49, 50, 51 ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं नागरिकों की स्वतंत्रता से या जो इंटरनेशनल पीस है इससे रिलेटेड हैं। तो इसीलिए ये सारे जो पॉइंट है ये हमारे उदार और बौद्धिक सिद्धांत यानी लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाएंगे। अब चलिए इन आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि समाजवादी सिद्धांत के अंदर क्या क्या आर्टिकल्स हैं। जितने सारे आर्टिकल्स हैं उसे मैंने यहाँ आगे थोड़ा डिटेल में ऐड कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए समाजवादी सिद्धांतों की बात की जाए तो इसमें आर्टिकल 38, फिर इसका जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे सामाजिक न्याय की बात की गई है तो भाई सीधी सी बात है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, आर्थिक न्याय की बात हो रही है, तो वो समाजवादी सिद्धांत से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 39 की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए सभी नागरिकों को जीवन के आजीविका का पर्याप्त साधन का अधिकार है। फिर देखिए भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाजवाद से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, फिर देखिए आर्टिकल जो 41 है, 42 है, 43 है, 43A है, 47 है, ये सारे आर्टिकल्स समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आप देख सकते हैं। फिर अगर हम गांधीवादी सिद्धांतों की बात करें तो इसमें हम आर्टिकल 40 यानी जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं उनकी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 43 यानी जो लघु कुटीर उद्योग हैं इनको बढ़ावा देने का प्रयास। 43B जिसमें सहकारी समितियों आदि की बात की गई है। आर्टिकल 46, 47, फिर 48, ये सारे आर्टिकल्स आप गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत देख सकते हैं।
और लास्ट में जो हमारा था लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसके अंदर आप आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 45 जिसमें बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई थी, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, 49, आर्टिकल 50 और 51, ये सारे आर्टिकल आपके उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया कि किस तरीके से 3 विचारधाराओं पर आधारित है ये सारे के सारे आर्टिकल्स। और ध्यान रखें कि जो हमारा संविधान है वहाँ पे ऐसा कोई डिवीज़न नहीं किया गया है कि ये सारे आर्टिकल्स अलग अलग प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। ऐसा हम लोग अपनी सुविधा के लिए जो संविधान का जो DPSP का कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए ऐसा करके हम पढ़ाई करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग टाइम पे अमेंडमेंट हुए हैं DPSP के अंतर्गत वो कब कब हुए हैं। तो देखिए जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, इसमें हमारा 39A जोड़ा गया था, 43A जोड़ा गया था और 48A जोड़ा गया था। 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड की बात की गई थी। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यानी जो उद्योगों का मैनेजमेंट है उसमें जो लेबर्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए था, ये बोला गया था। 48A में पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार की बात की गई थी। फिर आता है 44वां संविधान संशोधन 1977, इसमें देखिए नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया था, लेकिन जो आर्टिकल 38 है इसकी भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया था। और आपको पता होगा कि इसी संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ऐसा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो यहाँ से आपका वो रिवीजन भी हो जा रहा है। इसके बाद देखिए वर्ष 2002 में 86th अमेंडमेंट किया गया था और इसमें क्या हुआ था, इसमें आर्टिकल 45 की जो विषय वस्तु है उसको बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत 86 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था और इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया था। तो ये हमारे सारे अमेंडमेंट्स हो गए जो DPSP के अंदर आज तक किए गए हैं। तो हमारा आज का ये टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भारतीय संविधान का जो काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसका प्रीएम्बल है, फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फिर जो DPSP है, इन तीनों टॉपिक्स को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कि हमारे B.Ed के सिलेबस में भी है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उसके बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए अपने आज की वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं। अब आप लोगों से एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।